नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। मोटापा जो पहले समस्या से बीमारी बनी, अब बीमारी से महामारी में तब्दील होती नजर आ रही है। इसे लेकर लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में मोटे लोगों की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इससे भी बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि मोटे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि मोटापा सेहत के लिए तो खतरनाक है ही। इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आंकड़े आ चुके हैं, विशेषज्ञ इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये मोटापे की जो समस्या है ये दूर हो क्यों नहीं रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता है कि समाज में एक तरह से जागरूकता भी आई है फिटनेस को लेकर, लेकिन मोटापा एग्जैक्टली क्या है। ज्यादा वजन और मोटापा यानी कि ओवरवेट और ओबेसिटी में अभी भी लोग बुनियादी फर्क करना नहीं समझते हैं। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा मोटापे के बारे में, जो आपकी तमाम भ्रांतियां उनको भी दूर करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो मिथ्स हैं उनको भी दूर करेंगे और सही जानकारी आपको देंगे ताकि आप समय रहते इस खतरे को पहचान पाए। बहुत खास मेहमान होंगे, पहले ये रिपोर्ट। खराब जीवन शैली और प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते चलन ने मोटापे की समस्या को विकराल कर दिया है। अब मोटे लोगों को खाते पीते घर का नहीं बल्कि बीमारी का घर कहा जाता है। फिलहाल ये कहना गलत न होगा कि लोगों में बढ़ता मोटापा महामारी का रूप ले चुका है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की माने तो दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें करीब 16 करोड़ बच्चे और 88 करोड़ वयस्क शामिल हैं। वयस्कों में महिलाओं और पुरुषों के मोटापे की बात करें तो करीब 50.5 करोड़ महिलाएं और 37.5 करोड़ पुरुष मोटापे के शिकार हैं। मोटापे को लेकर जारी रिपोर्ट साल 1990 से 2022 के बीच किए गए सर्वे पर आधारित है। WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन ने मोटापे से जुड़े इन आंकड़ों को जुटाने का काम किया है, जिसे लैंसेट ने पब्लिश किया है। सर्वे में 190 देशों के 22 करोड़ लोगों के वजन और हाइट के डाटा को कलेक्ट किया गया। सर्वे के मुताबिक 1990 में दुनिया भर में जहाँ केवल 3 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 16 करोड़ के करीब हो गया है। इनमें 9 करोड़ 40 लाख लड़के और 6.5 करोड़ लड़कियां शामिल हैं। फिलहाल तो मोटापे से जुड़ी समस्या की गंभीरता इसीलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ओबेसिटी की इस ग्लोबल समस्या का सबसे बड़ा हिस्सेदार भारत है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया में सबसे अधिक मोटे लोग भारत में ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 साल से ऊपर के करीब 4 करोड़ 40 लाख महिलाएं और 2 करोड़ 60 लाख पुरुष मोटापे के शिकार हैं। ये आंकड़े 2022 के हैं, जबकि 1990 में महज 2 करोड़ 40 लाख महिलाएं और 1 करोड़ 10 लाख पुरुष ही मोटापे से त्रस्त थे। भारत में 30 से 49 साल के बीच की हर दूसरी महिला मोटापे की शिकार है। खासकर उम्र दराज शहर में रहने वाली महिलाओं के अलावा नॉनवेज खाने वाली महिलाएं ज्यादा मोटी पाई गई हैं। वहीं देश में 5 से 19 साल के बीच के लड़के लड़कियों की बात करें तो करीब 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि 1990 में लड़के लड़कियों के मोटापे का ये आंकड़ा महज 2 लाख का था। भारत में 5 साल से कम के 3.5% बच्चे मोटापे के शिकार हैं। आखिर वे कौन से मानक है जो मोटापा, इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI को पैमाना माना जाता है। 25 से ज्यादा BMI है तो ज्यादा वजन और 30 से ज्यादा BMI है तो मोटापे की बीमारी मानी जाती है। अब इसके खतरे की बात कर लेते हैं। खासकर मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जोड़ों में दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इससे बचना है तो फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्थी डाइट मोटापे की सबसे बड़ी काट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण प्रसाद, बैरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रसाद आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर जागृति सांघवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन है नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जागृति आपका। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अरुण प्रसाद आपसे ही कर रहा हूं सर। काफ़ी चौंकाने वाली बात है, बिलियन पीपल हैं जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं और हम कितने शोज इस पे कर चुके हैं, कितनी चर्चाएं कर चुके हैं, कितने सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समस्या
घट नहीं रही, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। क्या इसका कारण आप मानते हैं? लोगों को समझ में एग्जैक्टली अभी आया नहीं है कि ओबेसिटी या ओवरवेट क्या है, या बात कुछ और है, खान पान पर कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? देखिए, मेनली तो ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल फास्ट लेन में चलती जा रही है, तो हमें लोगों को स्वास्थ्य के लिए समय की कमी होती है। और आप कितना भी इसके बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि ये बीमारी ना तो कैंसर है, ना हार्ट अटैक है, ना स्ट्रोक है, तो मोटापे को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि इससे खतरे बहुत ज्यादा है। और जैसा अभी रिपोर्ट में भी बताया गया है, इससे तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो मेन इसका इशू यही है कि इसकी जागरूकता बहुत कम है, जबकि भारत पहले इतने ऊंचे नंबर पे नहीं था। और हम देख रहे हैं कि जितने पश्चिमी देश हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम पहले शुरू हुई थी, वो वहाँ पे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे अपने खान पान पे, लाइफस्टाइल पे, एक्सरसाइज पे, इन सब चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। एब्सोल्युटली। और ये रिपोर्ट डॉक्टर जागृति, जो चिल्ड्रन एंड टीन्स यानी कि 5 साल से 19 साल के तक के जो बच्चे हैं, वो भी बुरी तरह से इसकी चपेट में आ रहे हैं, और 12.5 मिलियन के आसपास हैं जो कि ग्रॉसली चपेट में हैं इसके। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ों में तो ये प्रॉब्लम जैसी की तैसी है ही, बच्चों को जो कहा जाता है कि साहब हम बदलती जो परिदृश्य है, पूरा खान पान का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए बेहतर माहौल बना रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है मैम कि बच्चों को लेकर भी हमारी जागरूकता किसी काम आ नहीं रही है। ट्रू। सो दीपक जी, अगर 1990 से लेके 2022 मतलब 30 साल में हम ऑलमोस्ट 30 से 35 गुना अगर ओबीज बच्चे देख रहे हैं, तो कहीं तो बहुत गड़बड़ हुई है पिछले 3 दशक में, और शायद हम कोई टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओबेसिटी जो है, उसके फैक्टर्स जो है, उसमें हम अगर मेडिकली देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर्स एक बोलते हैं कि जिसमें अगर माँ बाप मोटे हो, या फिर माँ को डायबिटीज हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा उनका वजन बढ़ जाए, या फिर बच्चा जो है वो गर्भ में कमजोर हो, मतलब जिसको ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज बोलते हैं, पर बाहर आया जब पैदा हुआ उसके बाद कुछ भी करके बच्चे का वजन बढ़ाना है, उस हिसाब से बच्चे का पहले 2 या 4 साल में अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आगे जाके बच्चा जो है वो ओबीज हो जाएगा। दूसरा जो है, वो जो एक हाइपोथेसिस है जिसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस, उसको अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ, तो जो लोग बहुत पुअर रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो कैसे भी करके जमा कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो एक तलब रहती है पैसों की। उसी तरह से हम सालों से अंडर नरिश्ड कंट्री रहे हैं, अगर देखा जाए तो कम वजन वाले थे, उसमें से सडनली ये जो मॉल न्यूट्रिशन या मॉल कल्चर के कारण सडनली जो कैलोरीज की बरसात आ गई, उसमें सब लोगों ने वो जैसे वो कैलोरीज को कैसे भी करके कंज्यूम करना है, उस हिसाब से जो है वो कर लिया। और उसके कारण जो हमारा जो इंडियन मेकअप है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं कि द लीन फैट इंडियन, मतलब पतले दिखने के बावजूद हमारे पेट के आजू बाजू के सेंट्रल मध्य एरिया में ओबेसिटी जो है वो जमा हो जाती है, और ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ ओबेसिटी है। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट दूसरा कारण है वो डाइट और लाइफस्टाइल, जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कि डाइट में हम इतना जंक फूड आजकल के बच्चे खाते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे तो शायद 1 महीने में या कुछ महीनों में एक बार बाहर खाना नसीब नहीं होता था, वो अभी देखा जाए तो बच्चे कैसे भी फोन करके ये जो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, और ये जो फूड है वो इतना हाई रहता है, शुगर, फैट और सॉल्ट, और ये तीनों मिला के आपको ओबीज करने में, तो हम इसको मॉल न्यूट्रिशन या मॉल कल्चर कहते हैं। और लास्टली फिजिकल इनएक्टिविटी,
मोबाइल जो है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा दुश्मन है अभी के जनरेशन का, जिसके कारण बच्चों की सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे बहुत कम बच्चे एक्चुअली एक्टिव हैं। तो ये 3 फैक्टर, जेनेटिक, डाइट, लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण ये जो जनरेशन है 5 से 19 साल के बच्चे, जो आगे चल के यही लोग ओबीज एडल्ट्स बनेंगे, यही ओबीज माएँ बनेंगी और वो लोग वापस ओबीज बच्चों को पैदा करेगी। तो ये बहुत बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब पे हम बैठे हुए हैं। आपने तीनों ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए और आपने जो मॉल कल्चर कहा, इसका एक सबसे बड़ा आयरनी ये है कि हम हिंदुस्तान जो कि माल नरिश्ड हिंदुस्तान हुआ करता था, जहाँ पर मोटा होना यानी कि बड़ी लग्जरी होती थी, खाते पीते घर का कहा जाता था कि कोई मोटा आदमी, हमने रिपोर्ट में भी जो कहा है, और आज की डेट में यही मोटापा हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली, और दिव्या मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर जागृति का है कि जो कैलोरीज का बॉम्बार्डमेंट हुआ है और जो कार्ब्स का बॉम्बार्डमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, और हमने बीते दिनों एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करी थी कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट है, फास्ट फूड है, वो हिंदुस्तान में अब डंप हो रहा है। वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर से यूरोप और अमेरिका में, उनका कंजम्पशन कम हो रहा है और हिंदुस्तान में एक नया डंपिंग ग्राउंड बन रहा है उनका। आप चिप्स देखिए, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स देखिए, आप इस तरह के जंक फूड का पूरा सीरीज देखिए। भारत में बड़े पैमाने पर यह बाजार विस्तार पा रहा है। क्या इसी वजह से ये मोटापे की स्थिति आप देख रही हैं, जो ये बॉम्बार्डमेंट ऑफ कैलोरीज हुआ है हमारे यहाँ? जी देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है दीपक, की हमारी कंट्री में ना अगर कोई चीज वेस्टर्न से आ रही है तो उसको हम प्राउडली लेते हैं, देन थिंकिंग अबाउट अ नेगेटिव थिंग अबाउट दैट थिंग। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, हम इस तरीके के खाने को खाकर प्राउड फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम देखें आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पेरेंट्स आर वर्किंग, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं, तो इजी मील का जो फैशन है, एंड देन प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में मिल रहा है कि हम फटाफट से इसको कुक करेंगे एंड वी आर डन। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको लगता है कि हेल्दी ग्रेन से बनी हुई हैं और क्विक टू प्रिपेयर हैं, तो आपके लिए हेल्दी है। अगर हम उसमें कैलोरी काउंट देखेंगे, कई बारी कैलोरीज उसके अंदर कम होती है, हम क्या चीज देखना छोड़ देते हैं, उसका सॉल्ट और शुगर कंटेंट। लोग भागते हैं कि सिर्फ कैलोरीज कम है। अगर आप देखेंगे कि आप 2 रोटी में देखेंगे तो कैलोरीज होंगी 310, राइट। अगर आप एक पैकेट चिप्स में देखेंगे तो उसमें कैलोरी होंगी 150। कैलोरीज किस में ज्यादा हुई? कैलोरी ज्यादा हुई रोटी में। लेकिन हमें मोटा क्या करेगा? चिप्स। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है। नंबर 2, उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज्यादा है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर की मात्रा ज्यादा है, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करेगा। सेकंड चीज, आजकल लोग टेस्ट के पीछे बहुत भाग रहे हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हम सैंडविच पे लगाते थे थोड़ा सा मक्खन और हरी चटनी। आजकल इतनी तरीके की सॉसेज आ गई हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये फैट फ्री हैं, जो कि फैट फ्री नहीं होती। आप कहेंगे 99% फैट फ्री, बट 1% ऑफ व्हाट? दैट अगेन हैज फैट। हम उसको यूज करते हैं, अगेन उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है। इसके अलावा आजकल के बच्चों के अंदर आदत है, उन्हें दिन में एक टेस्टी मील जरूर चाहिए होती है, और वो टेस्टी मील बाजार की होती है और वो बहुत इजी एक्सेसिबल है। साथ में पेरेंट्स अपने कंफर्ट की वजह से ये चीजें लेके दे देते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो आर इन अ काइंड ऑफ रूटीन जहां पे वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते। हमारी डाइट कैलोरी के अलावा लैक करती है फाइबर में। अगर हम फाइबर इंक्रीज करें और हेल्दी प्रोटीन इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो ओबेसिटी है वो कम हो जाएगा। आपको शुगर क्रेविंग कम होगी, क्योंकि जब आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करेंगे तो आपको सटाइटे मिलेगा फाइबर से। आप हेल्दी खाएंगे, शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होएगी, तो आपका जो बॉडी वेट है वो भी सही रहेगा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इन पर ध्यान देना बड़ा अब दूभर हो गया है।
2022 में 44 मिलियन वुमेन, देखिए ये आंकड़ा कम नहीं है, और 26 मिलियन मेन ये ओबीज पाए गए। खतरनाक क्या है, चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है, 1990 में जो 44 मिलियन वुमेन का ओबीज का आंकड़ा है वो सिर्फ 2.5 मिलियन से भी कम था। सिर्फ 2.5 मिलियन, 25 लाख से भी कम पूरे देश में हमारे यहाँ ओबीज वुमेन थी। और मेन तो छोड़ दीजिए, 1.1 थे, सिर्फ 11 लाख के आसपास थे। और आज की डेट में ये 44 मिलियन का डेटा है और 26 मिलियन का डेटा है। आप समझ सकते हैं कि 1990 से हमने मोटापे में कितनी तरक्की की, देश ने किन किन चीजों में क्या क्या तरक्की की, वो इस बात पर वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने सेहत को खोने के मामले में तरक्की की है तो आपकी सारी पॉजिटिव तरक्कियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए अब किया तो किया क्या जाए, कैसे इसको संभाला जाए, इन आंकड़ों को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं या लेवल कर सकते हैं 90 के दौर के आसपास, इस पर करेंगे बात। एग्जैक्टली करना क्या होगा, तो लैंसन की रिपोर्ट बता रही है कि मोटापे की समस्या पूरी दुनिया में यूं तो बढ़ी है, लेकिन भारत में अगर आप अनुपात देखेंगे तो ये ज्यादा चिंता में डालने वाला है। इसीलिए हम आज की इस चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद, जब बहुत देर हो जाती है तो फिर लोग आपके पास आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी सेहत में कुछ सुधार आएगा, लेकिन उस वक्त आपके जहन में क्या बात आती है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो पोटेंशियल रखते हैं ऐसी स्थिति में आने का कि उनको सर्जरी के अलावा फिर कोई विकल्प ना बचे, क्या वो कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ना आए? सर आप म्यूट पर हैं मेरा ख्याल है। अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग बीएमआई में, जैसे कि पहले भी बताया गया है। तो ज्यादातर लोग अगर 25 बीएमआई से कम में आते हैं तो उसमें काफी स्कोप होता है कि हम इन्हें डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए हेल्प कर सके। लेकिन जब ये स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है, तो जैसा कि पहले स्पीकर ने भी बोला था, थ्रिफ्टी जीन्स, इसी तरह से और भी थ्योरीज है, ड्रिफ्टी जीन्स, यानी कि प्रॉब्लम एक बार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वापस हम नहीं जा सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि कोई बहुत डाइट एक्सरसाइज करके वजन काफी कम कर लिया, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में फिर से वजन बढ़ जाता है और पहले से ज्यादा हो जाता है। तो जब ये इरिवर्सिबल सिचुएशन आ जाती है, जबकि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हम वापस नहीं जा सकते हैं, तब मेडिकल इलाज की जरूरत होती है। मेडिकल इलाज में आजकल कई नई दवाइयां भी आई हुई हैं, जिसके बारे में आपने न्यूज में, जिसमें इस तरह के केमिकल्स बढ़ाए जाते हैं, जिन केमिकल्स के जरिए वजन कम हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब, जरा इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। आजकल सच में दवाइयां बहुत हैं और दवा खाने का चलन भी बढ़ा है, क्योंकि दवा एक तो लोगों को शॉर्टकट लगती है। क्या हर कोई जिसका बीएमआई बिगड़ा हुआ है, क्या हर कोई दवा खा ले, या फिर पर्टिकुलर स्थिति में जाने के बाद ही इस तरह की दवाओं का सेवन करना चाहिए? जी हाँ, तो मैं इसको एक्चुअली थोड़ा उल्टे तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं सर्जरी की बात कर लूं, फिर सर्जरी के द्वारा मैं उसी दवा के बारे में बात कर पाऊंगा। तो जहां तक कि सर्जरी है, सर्जरी से पहले एक ऑप्शन आता है एंडोस्कोपी का, जिसमें कि एंडोस्कोपी करके हम पेट में बलून डाल देते हैं या पेट छोटा कर देते हैं। आजकल ऐसे भी बलून आने लगे हैं जो आप निगल लेते हैं, फिर पेट में जाके बड़े हो जाते हैं, 4-6 महीने के बाद वही बलून घुल जाते हैं। तो ये भी कुछ तरीके हैं, लेकिन ये कम वजन वालों के लिए ही काम करते हैं। जब वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपका बीएमआई 35-40 से ऊपर चला जाता है, तो हम सर्जरी की बात करते हैं। और सर्जरी के दोबारा, सर्जरी जो बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी है, इसमें मेटाबॉलिक शब्द समझना थोड़ा जरूरी है। मेटाबॉलिक का मतलब यह है कि हम शरीर का मेटाबॉलिज्म वापस लाइन पे, हम वापस उस ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी फैट की डिपोजिशन है वो कम हो जाए, फैट बर्नआउट हो जाए और नया वेट डिपॉजिट कम हो। तो इसके लिए कुछ बॉडी के, पेट के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसमें सबसे फेमस GLP-1 करके एक हार्मोन होता है। तो सर्जरी के माध्यम से इस हार्मोन की जो शरीर में जो बनता है वो बढ़ जाता है और इससे वजन हमारा कम हो जाता है। अब यही हार्मोन जिसके कारण हम
सर्जरी करके लोगों का वजन कम करते हैं, वही अब केमिकल दवा के रूप में मिलने लगा है। और वही दवा जो GLP-1 एनालॉग्स कहा जाता है, ये दवा अब मेनली 2 कंपनीज के द्वारा दुनिया में चली हैं। एक कुछ अभी भारत में भी आ गई हैं, बाकी कुछ इंजेक्शंस और कुछ दवाइयां अभी आनी बाकी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो दवाइयां हैं वो थोड़ा एक तरह से शॉर्टकट है और ये बाहर से आता है। तो सर्जरी के द्वारा जैसे हम करते हैं कि आपने खाना खाया तो वो केमिकल बॉडी ने प्रोड्यूस किया, आपने कम खाया तो केमिकल कम बना, आपने नहीं खाया तो नहीं बना, ज्यादा खाया तो ज्यादा बना। लेकिन जब हम दवा पे आते हैं तो दवा आपको तो दिन में उतनी बार ही खाना है और उतना ही खाना है, भले आपका खान पान ऊपर नीचे हो, और वो आपका थोड़ा केमिकल है, आर्टिफिशियल है, बॉडी का प्रोड्यूस नहीं है। इस कारण से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है सर्जरी जितनी। लेकिन सर्जरी के अपने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सर्जरी सर्जरी होती है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसके बाद अपने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और ये एक प्रॉब्लम और है कि जब आप दवाइयां बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपका वजन वापस आ जाएगा। तो दवाइयां भी कोई सस्ती नहीं है, साल में 1-1.5 लाख रुपए उसका खर्चा है, और अगर आप 2-3 साल के बाद बंद कर देंगे तो आपका वजन वापस आ जाएगा। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि ये दवाइयों के बारे में बड़ी अजीबोगरीब धारणाएं थी लोगों के मन में, और मैंने बहुत लोगों को सुना है कि साहब हमने फलां दवाई खाई है, ये हो गया वो हो गया। एक तो जो सही दवा है वो महंगी है, और दूसरा अगर आपने बंद कर दिया तो मोटापा वापस आ जाएगा। सर्जरीज के अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो सर ने आपको बताई। तो कुल मिला के इन स्थिति में अगर आप नहीं पहुंचना चाहते तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करने के जो ऑर्गेनिक तरीके हैं वही अपनाने होंगे। डॉक्टर जागृति, मैं देख रहा हूं, जो हम डेटा भी देख रहे हैं, महिलाओं में ओबेसिटी के ज़्यादा प्रकरण हमने देखे हैं। कोई खास वजह इसकी? महिलाओं का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी उस तरह से रहता है कि जिसमें ओबेसिटी होने के चांसेस, जैसे मैंने पहले आपको बताया 50 जीन के हिसाब से वो चांसेस रहते। दूसरा ये है कि हमारे देश में महिलाएं हैं वो अपने डाइट पे बहुत कम ध्यान देती है। मैं पीडियाट्रिशियन होते हुए मैं देखती हूँ कि माएँ अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, जो भी घर में बना है बचा कुचा जो भी है वो बिना सोचे खा लेती है। काफी बार जो वर्किंग लेडीज है उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग रास्ते में चलते चलते जंक फूड जो है, जो आइडियली अंदर नहीं डालने चाहिए पर वो जंक फूड खा लेते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा खाने लगी है। और जितना एक्सरसाइज का चलन पुरुषों में है उतना संभव महिलाओं में नहीं है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी जो 1 घंटा डेली होनी ही चाहिए वो हो ही नहीं रही है। तो जो एक रूल है 5-2-1-0, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली कंपल्सरी, 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, 1 घंटा कंपल्सरी फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, और 0 शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जैसे कि कोलाज वगैरह है। तो ये 5-2-1-0 जो है ये रूल महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, मुझे लगता है ये आपको नोट कर लेना चाहिए जो डॉक्टर साहब ने बताया, इसको आप जीवन में आत्मसात कर लीजिए। दिव्या, अगर आप नॉर्मल कैसे बचें उस क्रेविंग से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों में चाहे वो बड़ों में है, जो कैलोरीज की और कार्ब्स की जो क्रेविंग है उससे बचे कैसे, अगर आप संक्षेप में बता पाएं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रेशन। कई बारी हम जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें क्रेविंग ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि इट इज़ बेसिकली हंगर और इट इज थर्स्ट। जो खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं, दिन में 11 से 13 ग्लास पानी पीते हैं, उनको क्रेविंग कंपैरेटिवली कम होती है। क्रेविंग कब होती है? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम डिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आप कोई फास्ट फूड खाते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक करता है, थोड़ी देर बाद वो डिप मार जाता है, तब होती है आपको क्रेविंग। तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जिससे ब्लड शुगर लेवल पूरा दिन सेम रहे, मेंटेन रहे, तो क्रेविंग अपने आप कम होगी। जैसे मैंने बताया, आप हाई फाइबर खाएंगे तो आपको क्रेविंग कम होगी। आप अपनी हर मील के अंदर अगर प्रोटीन का इंटेक करते हैं, दाल हो गए, स्प्राउट्स हो गए, एग्स हो गए, चिकन हो गया जी, आप अपनी हर मील में डालेंगे, इट विल गिव यू सटाइटे, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगी। थर्ड चीज, अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे विदाउट एनी टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ यू, विदाउट फोन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको क्रेविंग कम होगी।
फोर्थ जो कि बहुत कॉमन है, लोग आजकल बहुत ज्यादा फूड रिलेटेड ब्लॉग्स रीड करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं। अगर आप उन सब चीजों को कम चेक करेंगे, आप खाने के बारे में कम सोचेंगे, आपको क्रेविंग कम होगी। ये अगेन आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, वापस ये जो एल्गोरिदम है ना सोशल मीडिया की, ये स्क्रीन टाइम आपको वैसे तो नुकसान दे ही रहा है, लेकिन इसमें भी अगर आप खाने के उसमें जाते हैं तो वो टेम्पटिंग जाग जाती है आपके, आप फिर तरह तरह के पकवान ट्राई करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा का सारा माइंडफुल रहना मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है हर बात पे, चाहे आप कोई मेडिकल प्रोसीजर ले रहे हैं या फिर अपने से अपने डाइट की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। दिव्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जागृति थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर अरुण प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।